अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ मैं शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और ख़ुशी तौर पे बुर्ज असद वालों के लिहाज़ से उनका 2025 कैसा रहेगा। उम्मीद है तमाम बुर्ज असद वाले खैर और आफ़ियत से होंगे और इस वीडियो में मैं इन शॉर्ट वीडियो में आप पूरे साल की आपको प्लानिंग, गाइडलाइन, की पॉइंट्स बता दूँगा, इम्पोर्टेंट डेटें बताने लगा हूँ और वो डेटें जिसकी ज़िंदगी जो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। को खुशी की डेटें भी हो सकती हैं, गमी की डेटें भी डिपेंड करता है आपके पैदाइशी ढांचे में क्या पोज़ीशन है। लेकिन इस इम्पोर्टेंट डेटों पे अहम सितारे मूव कर रहे हैं और उन डेटों के बाद ये भी बताऊँगा कि आपके कौन से घर में ट्रांज़िट हो रही है, उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और इसके से आप ज़िंदगी की अहम प्लानिंग, शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र जो भी करना चाहें, कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी वीडियो इसको पूरा देखें ताकि आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाए और बहुत मैंने इसकी जो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो थोड़े से वक़्त में आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लियो वालों के लिए साल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। यानी ये साल आपकी ज़िंदगी को 180 डिग्री शिफ्ट कर देगा। एक तो इस साल की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एनर्जी है मार्स की एनर्जी। मार्स की एनर्जी यानी मरीख़ किस तरह एनर्जी आपको ट्रिगर करेगी, भगाएगी, दौड़ाएगी और अगर आपने उसके साथ साथ ना दिया, तो आप बहुत सी अपॉर्च्युनिटी को और खुशकिस्मती के मौके को ज़ाया कर देंगे। देखें, एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज़ होना, हम-आहंग होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वक़्त के साथ नहीं साथ देते, सिंक्रोनाइज़ नहीं होते, वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको गाड़ी चल रही है, मिलती है, तो उसमें बैठना ज़रूरी है और उस गाड़ी को मिस करेंगे, तो अगली गाड़ी कब आएगी, इसका पता नहीं किसी को। वो अगली ट्रांज़िट देखेंगे, फिर पता चलेगा। तो अब जो ट्रांज़िट में आपको मौके मिलेंगे, वो दोबारा ज़िंदगी में शायद चांस ना मिले। ये लास्ट चांस है लाइफ़ का। इसमें लाइफ़ में आपकी बड़ी स्विचिंग होगी, रिलेशनशिप के लिहाज़ से, हेल्थ के लिहाज़ से, आपकी जॉब, करियर के लिहाज़ से, एजुकेशन के लिहाज़ से, हर मामले में शिफ्टिंग होगी। तो इम्पोर्टेंट प्लान्स की डेट बताने का जो इन डेटों को बताने का मकसद है कि इनसे 15-20 दिन पहले और इनके 15-20 दिन के बाद लाइफ में स्विचिंग होती है, बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वाक़यात होते हैं इंसान के साथ और इम्पोर्टेंट फ़ैसले होते हैं, या अपॉर्च्युनिटी मिलती है, अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, ये आप डेटों का ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा। आपको देखिए मैं डेटें बताने लगा हूँ। सबसे पहले सितारा मुश्तरी है, वो जो जौज़ा में शिफ्ट होगा 14 मई को और उसके बाद जुपिटर दोबारा 18 अक्टूबर को शिफ्ट होगा कैंसर में। ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, उसका क्या इफ़ेक्ट है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। डेट नोट कर लें सिर्फ छोटी-सी नोटबुक पे। जुपिटर इन जेमिनी चाँद 5 दिसंबर को शिफ्ट होगा, दोबारा पीछे आएगा जेमिनी में। राहु केतु शिफ्ट होंगे 29 मई को, 29-30 मई को। ये डेटे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मून नोड्स होते हैं और साया ग्रह होते हैं, पूरी ज़िंदगी को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सैटर्न, ये साल चारों सितारे मूव कर रहे हैं, चारों सितारों की ट्रांजिट हो रही है। राहु केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर भी कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स तो मूव करते ही हैं, वो छोटा साइकिल होते हैं, किसी का 30 दिन का, किसी का 40 दिन का, 45 दिन का मूव करते रहते हैं और चाँद का तो डेढ़ 2 ढाई दिन होता है, उस लिहाज से मूवमेंट होती है। तो जो छोटे प्लैनेट्स उनकी तो ट्रांजिट होती है, लेकिन बड़े प्लैनेट्स की जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स वो आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा उनके मैग्नेटिक एनर्जी का सबसे ज़्यादा उन्हीं पे ही आपके ज़ाहिर पे इफ़ेक्ट आता है। सैटर्न जो है आपका इफ़ेक्ट होगा जो है पाइसेस में चला जाएगा 30 मार्च को। उसके बाद ग्रहण की अहम डेटें। सबसे पहले क्या है जी, आपका जो कमरी ग्रहण है वो 13-14 मार्च को लगेगा 2025 में। 16 शमसी ग्रहण जो है 29 मार्च को लगेगा, 29/3/2025 को और फिर कमरी ग्रहण जो है 7-8 सितंबर को लगेगा और फिर शमसी ग्रहण जो है 21 सितंबर को लगेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेटें हैं पूरे साल की। वैसे तो ट्रांज़िट की और भी डेटें निकलती हैं, लेकिन स्लो मूविंग प्लैनेट्स के हवाले से प्लस जो है आपका ग्रहणों के हवाले से इम्पोर्टेंट डेटें निकाली हैं, इनको नोट कर लें। अब इन प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट क्या आएगा, 4 बड़े सितारों का इफ़ेक्ट क्या आएगा, कहाँ-कहाँ पे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले जो है जुपिटर को हम देख जुपिटर आपका शिफ्ट हो रहा है, जो है जेमिनी में 14 मई को। ये आपका कौन-सा घर है? 11वाँ घर। 11वाँ घर किस चीज़ का होता है? आपके हाउस ऑफ गेन्स, जहाँ से आप ज़िंदगी की एफर्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है। यानी यहाँ पे जब जुपिटर शिफ्ट होगा तो आपने 10वें घर की जो मेहनत की थी, वो आपको 11वें घर से मिल जाएगा। कोई बूस्ट लग सकता है, जंप लग सकता है, सोशल नेटवर्किंग में इज़ाफ़ा हो सकता है, लोगों के नेटवर्किंग से आपको बेनिफिट हासिल हो सकते हैं, लोग आपको फ़ायदा दे सकते हैं, बड़े बहन-भाइयों से बेनिफिट हो सकता है। आपको रूहानी सफ़र हो सकते हैं, रूहानी मकामात पे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकती है चीज़ें। 11वाँ घर जो देखा जाता है 11वें घर में आप जो वज़ाइफ अमलियात किए होते हैं, उनका आउटकम भी 11वें घर से देखा जाता है। तो किसी चीज़ की जो मेहनत करने के बाद जो आउटकम है, रिज़ल्ट है, वो 11वें घर से देखा जाए। तो यहाँ पे जुपिटर आपको ग्रोथ एक्सपेंशन देगा, जुपिटर की 5वीं, 7वीं
और 9वीं नज़र जो होती है बिलतरतीब वो उन घरों को रोशन करेगी और एक्टिवेट करेगी, तो उससे आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन में इज़ाफ़ा होगा इस चीज़ का। इसके साथ जो है जुपिटर 2 दफ़ा मूवमेंट करेगा, एक तो 14 मई को मूव करेगा, उसके बाद 18 अक्टूबर को आपके 12वें घर भी आएगा। तो 12वें घर में जहाँ पे आएगा तो ब्रूनम सफ़र हो सकता है, इमिग्रेशन हो सकता है, ब्रूनम मायदात हो सकते हैं, उनसे कोई रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, आमदन में इज़ाफ़ा हो सकता है जिसका तल्लुक ब्रून मुल्क से और ट्रेडिंग एडवेंचर हो सकता है। प्लस आप जो है ब्रून मुल्क यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपेंडिचर में भी इज़ाफ़ा होता है, अखराजात में भी इज़ाफ़ा होता है। तो आमदन और अखराजात में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा-सा अरसा रहेगा, उसके बाद दोबारा पीछे आएगा और उसके बाद फिर आगे मूव करेगा सही। उसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट जो ट्रांज़िट तब्दीली आ रही है, राहु-केतु की शिफ्टिंग। राहु-केतु इस साल बहुत आपको तब्दील करने आ रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि राहु-केतु की जिसने बुर्ज असद वालों ने चाहे उनका मून साइन के लिहाज से है या असेंडेंट वाइज़ है, अगर आपने राहु-केतु की एनर्जी को समझा नहीं और अगर राहु-केतु आपके ज़ायचे में पैदाइशी ज़ायचे में नेगेटिव बैठे हैं, तो वो आपको पूरा 180 डिग्री डिस्टर्ब करेंगे। साये के असरात आ जाएँगे आप पे। और क्या है जी आपका केतु जो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा और राहु जो है सेवंथ हाउस में आ जाएगा। एक तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएँगे। अगर आपकी लेट एजेस हैं तो आप रूहानी की तरफ जा सकते हैं, आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। सबसे बेस्ट हल ये है केतु की रेमेडी और बैठ के माज़ी की गलतियों के बारे में सोचें, सेल्फ एनालिसिस करें और जहाँ-जहाँ पे जो गलती की है या लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की है, उसको लेट गो करें, माफ़ करें। देखिए दुनिया में कोई शख्स जो भी आता है, उसने कुछ कुछ ज़्यादती भी की होती है और उसके साथ भी कुछ लोगों ने ज़्यादती की होती है। यानी ये वन साइडेड कोई चीज़ नहीं होती। और अगर बाज़ औक़ात अगर उसके साथ ही ज़्यादती होती है तो वो उसमें भी पेंडिंग कर्म का इफ़ेक्ट होता है, कि हर जगह पे उसको मार ही पड़ी होती है। उसकी वजूहात भी ये होती हैं कि पेंडिंग कर्म का इफ़ेक्ट है, वो उसको किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आसान अल्फ़ाज़ में समझाने की ज़रूरत है कि केतु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में जब आएगा तो आपको डिटैचमेंट देगा, आपको एंग्ज़ायटी पैदा कर सकता है। बाज़ औक़ात में उसको आप नज़र-ए-बद, जादू-टोना भी महसूस कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में मसला आ सकता है, एंग्ज़ायटी फ़ील हो सकती है और केतु का इफ़ेक्ट जो है आपको सन के लिहाज़ से होगा और सन भी अगर आपके ज़ायचे में वीक बैठा है, तो ये ज़्यादा आपको ट्रिगर करेगा, डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि राहु-केतु आपके अपने जो उस घर के रूलिंग प्लैनेट हैं, उनके साथ उनके असरात देते हैं। तो राहु जो है यहाँ पे 7th हाउस में है। रिलेशनशिप को बहुत मुहतात रखें, इल्लीगल रिलेशन मुहतात रहें, पार्टनर आपको चीटिंग कर सकता है, या जगहों पे रिश्ता तय हो सकता है। ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ हों और इन चीज़ों को कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राहु जो है आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस का राहु जो है अगर आपको इसकी एनर्जी को समझ लें, तो ये आपको बिज़नेस ग्रोथ एक्सपेंशन भी देता है। यहाँ पे पार्टनरशिप से परहेज़ करें, पार्टनरशिप में चीटिंग हो सकती है। प्लस राहु यहाँ पे 7th हाउस में जो होता है, वो अगर आप बिज़नेस थॉट के लिहाज़ से, मार्केटिंग के लिहाज़ से प्लानिंग करते हैं, सोच करते हैं और सैटर्न आपका अच्छे राज्य में बैठा है, तो आपको ग्रोथ ग्रोथ एक्सपेंशन देगा सबसे। इसके बाद सैटर्न की पोज़ीशन को देखा जाए, ज़ोहल की पोज़ीशन है, तो सबसे बड़ा जो ज़ोहल का मसला ये आ रहा है कि ज़ोहल आपके 8वें घर आ रहा है। जिन असदों का ज़ोहल जो है पैदाइशी ज़ायचे में वीक बैठा है, उनको बहुत ज़्यादा हिट होगा इस वक़्त। 8वें घर का ज़ोहल का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ढैया लग जाएगा, ढैया एक्टिवेट हो जाएगा और 2.5 साल आपके कुछ उतार-चढ़ाव, वेरिएशन, ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ सकती है। अगर तो पैदाइशी ज़ायचे में ज़ोहल अच्छी पोज़ीशन में है, तो आपको और आप 8वें घर की एनर्जी को बैलेंस भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। 8वें घर की एनर्जी क्या आपसे रिप्रेज़ेंट करती है? 8वें घर की एनर्जी आपसे ये डिमांड करती है कि आप रिसर्च पे फ़ोकस हों। ये डिमांड करती है कि आप जो है ऐसे शोबाजात में जाएँ जिसमें का तल्लुक उलूमी मख़फ़ी से हो, छुपी चीज़ों के बारे में हो, खुफ़िया चीज़ों के बारे में हो, रिसर्च ओरिएंटेड काम हो। अगर इन शोबों में जाते हैं तो ये आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट करनी चाहिए होती है। किसी भी ज़ायचे में कोई भी एनर्जी अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ़ उस एनर्जी को समझने की ज़रूरत होती है। पैदाइशी ज़ायचे में अगर ज़ोहल आपके ज़ायचे में 8वें घर बैठा है, तो वो कर्मा इफ़ेक्ट उसका ये है कि वो आपसे ये रिसर्च करवाना चाहता है। वो आपसे विरासती अमूर का सॉल्यूशन चाहता है, वहाँ पे पेंडिंग कर्मज़ हैं आपके। वो 8वें घर में ये बताता है कि आप अपने ससुराल से रिलेशनशिप अच्छा रखना है। ये सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब ज़ोहल के पेंडिंग कर्मा का आप उसके मुताबिक चल लेते हैं, तो ज़ोहल उसका फल देना शुरू कर देता है। तो इसका जो इस वक़्त सैटर्न जो ट्रांज़िट के लिहाज़ से यहाँ पे इफ़ेक्ट आएगा, इफ़ेक्ट ये आएगा कि आपने प्राइवेट पार्ट्स में मुतात रहना है अपने, कोई हेल्थ इश्यूज़ में फ़ोकस करें। आपको कोई लेट एजेस हैं, तो आपको हेल्थ के लिहाज़ से डिज़ीज़ वगैरह को मसला है, पेशाब के मसाइल हैं, गायनी के मसाइल हैं, लोअर बॉडी से मुतल्लिक़ मसाइल हैं,
उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। विरासती मसाइल उनको अच्छी तरीके से एड्रेस करें, किसी के साथ वो कहते हैं दिल शिकनी ना करें, कानून और तवाज़ुन के मुताबिक जो शरीयत में हक हुक्म दिया, हर एक का हक अदा करें, ताकि आपको ज़ोहल आपको फ़ेवर दे। दूसरा ये कि ज़ोहल यहाँ पे अगर आप रिसर्च उलूम मफ़ी से मुतल्लिक़ काम करते हैं, तो आपको बेनिफिट देगा इसलिए। तो ये ओवरऑल जो है ज़ायचा मैं समझता हूँ कि मार्च के बाद ज़ायचा बड़ा सेंसिटिव है। ये ज़ोहल 8वें घर का जो ढैया होता है, कामों में रुकावट, दबाव, परेशानी, नुकसानात, उतार-चढ़ाव लेके आता है, इख्तिलाफ़ात, लड़ाई-झगड़े भी लाता है, सारे मसाइल लाता है। इसलिए आपको जो लिए वालों को मार्च से पहले-पहले जो अपनी एक्टिविटी कर लें, मार्च के बाद आपके लिए मसाइल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और ज़ोहल के लिहाज़ से फिर अपना पैदाइशी ज़ायचा निकलवा के उसकी कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़ करें, तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। और इसमें कुछ रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो ये नंबर पे राब्ता कर सक